इस्तकबाल। वेरी गुड, आजा आजा। शकील साहब को सुनने के लिए हम जमा हुए हैं। मैं अब शकील साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। डाइस पे मौजूद रिस्पेक्टेड दुबे साहब, होर्डे साहब, चकवे साहब और आकरे साहब, और अभी मुमताज़ सर भी आए हैं। प्यारी बेटियों, बहनों और मेरे भाइयों, बेटों, अस्सलाम वालेकुम। दुबे साहब ने इतनी प्यारी बातें अभी की कि ऐसा लग रहा है शायद मैं मेरी तकरीर करूँ ही नहीं। तकरीबन पूरी बातें बोल दी उन्होंने कि जो सिनेरियो है, जो जिस अंदाज से आज हमारी एजुकेशन का मामला है, तो बड़े दर्दमंदाना अंदाज से उन्होंने बड़े बेचैन होकर ये बात रही कि एजुकेशन में आप अपने इक़दाम करें, अपने कदम बढ़ाएं, आगे आइएगा। अच्छे आदमी लगे मुझे और अच्छा लगा कि इतना अच्छा सोचते हैं माशाल्लाह आपके बारे में। पहले एक बात ये देखिए कि तालीम के मामले में मैं 2-3 बातें मेरी बेटियों से और इधर मैं मेरे बेटों से भी बताता हूँ, और बहुत जल्दी हम ये बात को समेटने की कोशिश करेंगे, बहुत तवील कोई गुफ्तगू नहीं करेंगे। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं दारवे में आकर आप लोगों से हम कलाम हूँ। सिंपल एक बात देखिए कि मेरा अभी लेक्चर था, समझ लो गोवा, तो मैं गोवा जाने वाला था। तो मुझे पहले नागपुर से बेंगलोर की फ़्लाइट थी, फिर बेंगलोर से गोवा जाना था। तो वहाँ थोड़ा 5-6 घंटे रुकना पड़ा। तो सभी को ज़रूरत होती है, मुझे भी टॉयलेट जाना था, तो मैं गया वहाँ पर। तो गेट पर ही मुझको रोक दिया उस आदमी ने। सर बोले आप इधर रुक जाइए। मैंने क्यों? तो अपने हाथ से फिर वो सीट को साफ कर रहा था। एक ऐसा पेपर निकाला और अपने हाथ से वो जो लेटरिन की सीट होती है, कमोड, उसको साफ कर रहा था। और फिर उसको फ्लश किया, फिर बाहर आया, फिर मुझको लगा सर अब अभी आप जाइए करे। तो मुझे बहुत बुरा लगा यार। मैंने बोला यार तो मशीन से भी कर सकते हैं आप फ्लश, इसको हाथ से क्यों करने की ज़रूरत पड़ी आपको? तो उन साहब ने बताया कि ये जो हमारे हेड है, उन्होंने कहा कि अच्छे से क्लीन हाथ से ही होता है। अच्छा, ठीक है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की? तो नहीं सर, बोले मैं स्कूल छोड़ दिया था, बोले मैं 9वीं में। तो बोले क्यों? बोले मैथ्स मेरे समझ में नहीं आता था, बहुत जान जल्दी थी, मेरा झगड़ा हो गया टीचर से, मैंने छोड़ दिया। तो भाई क्या किए फिर बाद में? तो बोले मैं फुटबॉल खेलता था और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलता था मैं, और मेरा फुटबॉल से सिलेक्शन हुआ इधर। तो मतलब तुमको समझाता नहीं था कोई कि तुम पढ़ाई करो, जैसे फजूल बातें हैं, फुटबॉल क्रिकेट वगैरह बहुत जन समझाते थे, लेकिन लगता था पढ़ लिख के क्या करेंगे भाई, अपने को कौन नौकरी देने वाला और क्या होने वाला, और ऐसे फालतू बातें हुई बहुत सारी। तो बोला अभी जो नौकरी कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी है, मज़ा आ रहा है आपको इसमें? हाँ। बोले क्या करेंगे, मजबूरी है तो करना पड़ता। बोले फुटबॉल खेलकर तो फिर आपने कम से कम कोई बड़े लेवल पे चले जाना था, सचिन तेंदुलकर बन जाना था फुटबॉल प्लेयर का, या मैराडोना बन जाना था, पेले बन जाना था, मेसी बन जाना था। वो क्यों नहीं बने आप?
नहीं बोले सर वो कुछ होता नहीं ऐसा, यूँ नहीं होता, त्यों नहीं होता, और अपने साथ कास्टिज्म होता, अपन मुसलमान हैं तो अपने को जॉब वॉब नहीं देते। अच्छा 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 अच्छा। बोले ये जॉब तुमको मुसलमानों ने दी? बोले नहीं नहीं, ये तो कंपनी ने ली और मैं आ गया इधर करके। तो वहाँ लेटरिन साफ कर रहे हो अपने हाथ से, दिन भर जिनके फुटबॉल ग्राउंड में जाते थे। अच्छा नहीं लगा देखकर, समझा भी नहीं सकते थे। अब उम्र के जिस पड़ाव पर वो आदमी था उसको मैंने उसका वीडियो भी मेरे पास, अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो भी बता सकता आपको। उसकी इजाज़त से लिया मैंने वीडियो। मतलब भाई वीडियो लोग, हाँ लो, बोले नो प्रॉब्लम। तो कोई हराम काम नहीं है और गलत काम भी नहीं है कि भाई लेटरिन अगर एक आदमी अपने हाथ से साफ करा। पूरी दुनिया के, मेरे पीछे एक चाइनीज़ खड़ा था, उसके पीछे एक लेबनानी था, उसके पीछे चाइनीज़, इसके पीछे लेबनानी, और लेबनानी के पीछे एक अमेरिकन था कोई। ऐसे पूरे सभी लोग खड़े थे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सभी को जाना पड़ता है टॉयलेट। तो वो भी आए थे बेचारे, खड़े थे मेरे पीछे, मैं भी गया था। तो देख रहा था पूरे दुनिया के सब ये चीज़ें साफ कर रहे हो। बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा। अगर तुम लोग फुटबॉल के ग्राउंड में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और क्रिकेट के ग्राउंड में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो देखो कि उसके टास्क एंड टारगेट क्या है, काय के लिए खेल रहे हो आप। अगर आपको ये नहीं मालूम कि आगे जाके आपके फ्यूचर में क्या रिजल्ट बन के सामने आने वाला है, या आप क्या बनने वाले हैं, आप क्या बनने वाले हैं, अगर आपको ये नहीं मालूम तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। लेकिन जिस वक्त ये सब चीजें रिजल्ट सामने आती है उस वक्त सब हाथ से निकल जा चुका होता है। भिवंडी में एक साहब को मैं देखा, अच्छा नहीं लगा मुझे देखकर कि वो गटर के अंदर उधर के गटर को साफ कर रहे थे। ब्लॉकिंग था, ब्लॉकिंग को निकाल रहे थे। और मैं बहुत पुरानी पहचान थी, बम्बई में रहते थे, गया तो मालूम पड़ा काम से गया, काम पे गया देखने के लिए, तो गटर के अंदर उतर के गटर को साफ कर रहे हैं। और फिर फ्लो आया तो पूरा पानी में ऐसा पानी, इनके चेहरे पर, आंखों में, मुंह पर पानी गटर का लग रहा था। मैंने आवाज दिया ना तो देखा, मैं तब आ रहा हूं, बोले तो रुक थोड़ी देर, काम निपटा गया था। ये दिन में 11-12 घंटे ग्राउंड में रहते थे भिवंडी में, क्रिकेट खेलते थे। तो कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता भाई, कोई गावस्कर, कपिल देव नहीं बनता, कोई अजहरुद्दीन नहीं बनता। अपनी आबादी बहुत बड़ी है यार। अपन इंटरनेशनल लेवल पे सेकंड नंबर पे थे चाइना के, अभी अपन ओवरटेकिंग पोजीशन में, हम नंबर 1 पे जाने वाले हैं कुछ दिन, ऐसा लगता है। सब थोड़ी सचिन तेंदुलकर और गावस्कर बन सकते हैं। इतनी करोड़ों की आबादी में एक आदमी बनता है सचिन तेंदुलकर, और एक आदमी गावस्कर, और एक आदमी, लेकिन अपने मुल्क को, इस मुल्क को, हिंदुस्तान को, भारत को सचिन तेंदुलकर की जरूरत नहीं है भाई। नो नीड ऑफ सचिन तेंदुलकर, नो नीड ऑफ गावस्कर, नो नीड ऑफ अजहरुद्दीन, कोई जरूरत नहीं है। हमारे मुल्क को साइंटिस्ट की जरूरत है, हमारे मुल्क को सुपर पावर बनने के लिए साइंटिस्ट लोगों की जरूरत है, और वो तुम बन सकते हो। एक सिंपल है, सिंपल, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क एंड टारगेट नहीं है। आपको जरूरी नहीं है कि आप JEE की लाइन में खड़े रहें और आप इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे JEE का, जरूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग का एग्जाम दे, जरूरी नहीं कि आप एम्स का एग्जाम दे, आप नीट की लाइन में लगकर नीट का एग्जाम दें और खुदा न खास्ता फेल हो जाएं या उसको क्रैक नहीं कर पाए तो घंटों, दिनों और महीने रोते बैठे आप कि हमारा नंबर नहीं लग सका, हमारा ऐसा हो गया और हमारा ऐसा हो गया वैसा। और हम मुसलमान हैं इसलिए हमको पास भी नहीं होने देते, हमको डॉक्टर नहीं बनने देते, हमको इंजीनियर नहीं बनने देते। ये फालतू बातें हमारे जहन में आती है और फिर हम कुछ एक नया रास्ता पकड़ लेते हैं। मैं आपको बताऊं, आप बाल ठाकरे जी का नाम सुने आपने? नहीं सुने?
अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो भाई। बाल ठाकरे जी का जब आखिरी वक्त था, उनका फैमिली डॉक्टर का नाम है सईद पारकर। डॉक्टर सईद पारकर ने इनकी फैमिली का ट्रीटमेंट किया, जिंदगी भर इनके साथ रहा। लास्ट मोमेंट पे 2 महीने तक बाल ठाकरे जी के घर के उस रूम में किसी और को एंट्री नहीं थी, उनके किसी फैमिली मेंबर को भी एंट्री नहीं थी। सिर्फ सईद पारकर, डॉक्टर सईद पारकर जाते थे, वही खाना खिलाते थे, वही दवाएं देते थे। आखिरी में जो पानी डाला जाता है वो भी सईद पारकर जी ने उनके मुंह में डाला है, और खाना भी उन्होंने खिलाया है, और ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी उन्होंने दिया है कि ही इज नो मोर करके। काय का कास्टिज्म? तुम अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो, तुम बनो अच्छे डॉक्टर। किसने रोका आपको डॉक्टर बनने से? तुम डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, हम नहीं जाते किसी नॉन मुस्लिम डॉक्टर के पास? क्या हम इलाज नहीं कराते? कि हम देख के जाते हैं कि मुसलमान डॉक्टर है तो इसी के पास जाएंगे? कभी नहीं करते ऐसा। ये सर्विस सेक्टर, ये यहां कास्टिज्म नहीं देखा जाता बेटा, यहां अच्छा देखा जाता है। 2 ही चीजें, अच्छा है या बुरा है। तुम अगर अच्छे डॉक्टर बनेंगे तो तुम जरूरत बन जाएंगे, और जरूरत बनेंगे तो तुम इंसानियत की खिदमत करेंगे, इंसानों की खिदमत करेंगे। उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई और ऐसे कुछ नहीं होता, बाइफरकेशन नहीं रहता। पेशेंट रहता आपके सामने, आप उसको क्यूर करना चाहते हैं, आप उसकी हीलिंग करना चाहते हैं, आप उसको अच्छा करना चाहते हैं। एक दर्द रहता आपके दिल में कि नहीं मुझे इसको अच्छा करना है। इंजीनियर ये बनाते हुए नहीं देखता कोई चीज कि मैं क्या बना रहा हूं, देखता है कि मैं इसका स्ट्रक्चर में मैं इसका लोहा कितना डाल रहा हूं, मैं इसकी डिजाइनिंग में इसका लुक कैसे दे रहा हूं, इसकी फैसिलिटीज कितनी दे रहा हूं, इसको मजबूत कितना बना रहा हूं, ये ब्रिज पे से कितना लोड जाएगा, कितनी रफ्तार से जाएगा। सिंक्रोनाइजेशन किन किन चीजों से होता है उनको अवॉइड करेगा, ओके, ब्रेक ना हो जाए करके। ये सब चीजों में कास्टिज्म नहीं होता भाई। ना इंजीनियरिंग में कास्टिज्म है, ना मेडिकल में कास्टिज्म है। कास्टिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स में है, और वो अपने को नहीं बनने का है, बिल्कुल नहीं जाने का उधर। कोई बच्ची, कोई बच्चा पॉलिटिक्स में नहीं जाने का। कोई बीजेपी में रहे, कोई कांग्रेस में रहे, कोई बहुत सारी पार्टियां उसमें रहे। अभी हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ एजुकेशन में रहना चाहिए। तुम एजुकेशन में आओ, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम पीछे नहीं है बेटा, पीछे नहीं रहे बेटा। और तुम ऐसा भी नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। अभी सर ने एक बात बोले, मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं एक बात थोड़ी क्लियर कर दूं कि ये यहाँ पे लोग थोड़े से कम आए तो थोड़ा अफसोस हो रहा है सबको, और एक बहुत दूर से जो मुकर्रिर आता उसको तो ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं इतनी दूर से आया और इतने कम लोगों को मैं क्या तकरीर करूं धुआंधार, और क्या इनकी रहनुमाई करूं मैं। ऐसा नहीं रहता। इट इज़ मोर देन इनफ। अगर ये मेरी बेटियां जो बैठी है, ये मेरी बहनें बैठी है, और ये मेरे भाई बैठे हैं, अगर ये लोगों को मैं समझा सका तो मेरा आना चीज़ हो गया। मैं नो नीड ऑफ इतना बड़ा क्राउड, और मैं यहाँ से तकरीरें करते जाऊँ, शेर पे शेर सुनाते जाऊँ, और ये लोग वाह वाह करते जाएं, इसकी कोई गरज नहीं। फिर जाने के बाद पूछेंगे उनसे, तुमको नहीं मालूम क्या बोले करके? हाँ बहुत अच्छी तकरीर थी, व्हाट इज ही सेड? बोले आई डोंट नो, क्या बोला वो आदमी ने तो नहीं मालूम, लेकिन बहुत अच्छा बोला बोले कुछ तो भी। तो ऐसी तकरीर नहीं करने की। पहला पोर्शन ये है कि हमको एजुकेशन इसलिए हासिल करना है कि हम जरूरत बने, इस मुल्क की जरूरत बने। आपको नहीं मालूम कि प्रमोद महाजन जी को उनके भाई ने जब गोली मार दिया था तो दुबई से फहाद को बुलाया गया था, जो पैंक्रिया के इंटरनेशनल लेवल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और उनको लेने को पूरे बीजेपी के लोग खड़े थे भाई एयरपोर्ट पे। उनको बीजेपी की गाड़ी में लाया गया, जब देखे उन्होंने तो बोले कि नो इट इज अनक्यूरेबल। वेंटिलेटर को उनके बोलने पे ऑफ किया गया। तो ये फहद तुम्हारा भाई। और एक बात ये भी याद रखो कि अगर तुम जरूरत बनने के लिए दिल में सोचो कि हम
एजुकेशन हासिल करने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नंबर भी लिख लेना बेटा आपने। मुझे बहुत अच्छा लगा दुबे साहब ने जो आपको कहा कि तुम एजुकेशन में आगे आओ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह आपके यहाँ पे इतने अच्छे प्रिंसिपल साहब हैं, और मैं तो दुआ करूँगा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। बहुत बड़ी बात है कि इतना अच्छा आदमी एक इदारे का हेड हो, सरबराह हो, जो बच्चों के एजुकेशन के मामले में इतने अच्छे ख्यालात रखते हो और बेचैन हो उनके अपग्रेडेशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए। आप खुशनसीब है बेटे, अच्छे टीचर और प्रिंसिपल्स आपको मिले। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा था बेटा कि देखिए, जो कचरा होता है ना, कचरा समझता है क्या आपको? अच्छा, नहीं मालूम? दारुआ में नहीं मालूम कचरा किसको बोलते हैं? तो जो कचरा होता है ना, तो उसको भी घर में हम भी नहीं रखते, घर में झाड़ू मार के बाहर कर देते। तो ऐसी हैसियत हमारी नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। और तुम्हारे को मैं ये भी बता दूं मेरे बच्चों के, तुम जरूरत बनोगे तो तुम, जैसे आप देखें हीरों को और सोने को तिजोरी में, लॉकर में, चाबी में रखा जाता है, और उन नगों को सर के ताजों पे बिठाया जाता है, तो तुम वो बन सकते हैं। अच्छा, कुछ भी बड़ी बात नहीं है ना, जितना दिमाग इस बच्चे को मिला है उतना दिमाग उस बच्ची को मिला है, उतना उस बच्चे को मिला है। तुम कमजोर नहीं है, तुमको कम दिमाग मिला ऐसा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड ऐसा भी नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आता या तुम समझने के काबिल नहीं है, ऐसा नहीं। तुम समझ सकते हैं, तुम पढ़ सकते हैं, तुम आगे बढ़ सकते हैं। एक आर्ट से पढ़ने वाला बच्चा क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है, सुपर क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है। मैं थोड़ा थोड़ा उस तरफ आऊंगा। एक बीकॉम करने वाला बच्चा क्लास 1 ऑफिसर बन सकता है, सीए बन सकता है, जो सुपर क्लास 1 से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता है। एक मल्टीनेशनल कंपनी के बराबर भी वो कमा सकता है। साइंस से पढ़ने वाला बच्चा एक सिंपल सा एग्जाम देकर बीएससी कर ले, बीएससी करने के बाद एमएससी कर ले, अगर वो आईआईटी से, ग्रेजुएशन एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर एमएससी होता है, गैम, तो ये देने के बाद आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाता है। आईआईटी से अगर आप होते हैं, एमएससी ग्रेजुएशन आप दारवा से करो बीएससी, लेकिन आईआईटी बम्बई या और दूसरे मकामात से आप करेंगे, आईआईटी से या एनआईटी से एमएससी, तो आपको कैंपस के बाहर नहीं निकलने देंगे आपको लोग। फाइनल ईयर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, और ऐसे नहीं फालतू सिलेक्शन 5,000 10,000 रुपए महीने पे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं आपको एक बात बताता हूं, प्यारी बेटियों और प्यारे बच्चों, जरा सुनो कि 2017 में, पिछले बार हमारे मुंबई में पवई करके एक आईआईटी है पवई में, इंडिया में उसका रैंकिंग 1st, 2nd, 3rd पे रहती है हमेशा। खड़गपुर पहले रहता है, कभी दिल्ली रहता है, कभी बॉम्बे रहता है। तो ये जो आईआईटी मुंबई से बीटेक करके एक बच्ची निकली, कंपाउंडर है उसके अब्बू। कंपाउंडर मालूम है ना आपको? तुमको मालूम बेटा कंपाउंडर किसको बोलते हैं? तो कंपाउंडर उसके अब्बू है, सादी सीधी एमईटी की गाड़ी। अशोक साहब जी, अशोक अग्रवाल जी, जयपुर के रहने वाले। अपनी बच्ची पे मेहनत किया, उसको पढ़ाया वढ़ाया बहुत अच्छे से, उसने JEE क्रैक की और वो बीटेक करके अभी 3rd ईयर में आई 2017 में। 2018 में वो चली गई जॉब पर। तो 3rd ईयर में इंटरनेशनल लेवल की जो कंपनियां हैं आईआईटी की, वहां इंटरव्यू को, कैंपस इंटरव्यू के लिए आती है। तो कैंपस इंटरव्यू के लिए आई तो उन्होंने उसको 57,000 यानी 57,000, कितने बोलो एक बार, बोलो जोर से,
सो गए एकदम 57,000। जोर से बोलो एकदम, कितने बोले मैंने? तुम बोलो बेटा। अपन झगड़े में कैसा बोले? जोर से एकदम, जोर से आवाज बोलो, 57,000 ऐसा बोलो एक बार। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ये जानदार आवाज है। 57,000 रुपये उसको पेमेंट पे बच्ची को ले, उसको अपॉइंटमेंट दे दिए। 57,000 रुपये, 57,000 रुपये रोज, 2,10,00,000 रुपए सालाना। और बच्ची की उम्र है सिर्फ 20 साल। तुम भी बन सकते हैं ऐसा। नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो उसके अंदर है। डेडिकेशन चाहिए सिर्फ पढ़ाई की तरफ, पढ़ाई की तरफ डेडिकेशन चाहिए। आस्था अग्रवाल से बात हुई तो पूछे कि बेटे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? तो बोले सर मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है। मेरे बोला फेसबुक का अकाउंट है बेटे आपका? नहीं नहीं सर, बोले मेरा फेसबुक का अकाउंट भी नहीं है। बोले ट्विटर पे कभी जाती हो बेटा तुम? बोले नहीं ट्विटर पे भी नहीं जाती। मोबाइल कौन सा है तुम्हारे पास? तो छोटा सा इतना सा मोबाइल निकाल के बताया। बोले अम्मी यानी मम्मी से बात करने के लिए है। बोले पापा को तो फुर्सत ही नहीं मिलती बात करने की। कितना टाइम जाता है अपना सबवे सर्फ में और इसमें और उसमें और इसमें और इसमें, भागते जा रहे हैं हम, भागते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बेटा, ये जो मोबाइल कंपनियां बड़े बड़े गेम बना रही है बेवकूफ लोग नहीं है, ये बहुत अक्लमंद लोग हैं। लेकिन ये अक्लमंद लोग इसलिए मोबाइल के गेम नहीं बना रहे कि तुम्हारा एंटरटेनमेंट हो और तुमको बहुत मजा आए। हाँ मैंने देखो ये स्टेज क्रॉस कर ली, ये स्टेज क्रॉस कर ली, मैंने ये स्टेज क्रॉस कर लिया, अभी देखो मैंने 12 स्टेज क्रॉस कर लिया टेम्पल रन के, और ये इसके और इसके जो गेम नए नए आए हुए हैं। तो ये लोग तुम्हारा एंटरटेनमेंट नहीं चाहते बेटे, तुमको पीछे रखना चाहते। तुमने आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तुमने उस मुकाम पे नहीं जाना चाहिए जो तरक्की के मुकाम है, जहां पे लोग आदमी आके बड़ा बन जाता है। तुमने नहीं जाना चाहिए। तुम मिडिल क्लास के लोग हो, लोअर मिडिल क्लास के लोग हो, तुमने यहीं रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। जो बड़े पैसे वाले लोग हैं वो बड़े पैसे वाले बनते जाएंगे, तुम गरीब है तुम गरीब रहेंगे, तुम्हारे बच्चे भी गरीब रहेंगे, पाखाना साफ करेंगे लोगों का, कमोड साफ करेंगे, कचरा उठाएंगे। इसके लिए तुम लोग तैयार किए जा रहे हैं। कल हो जाओ तैयार। दुबे साहब इतने दर्द से आपको बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो, हम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बड़ी बात है। अब तुम क्या सोच रहे पढ़ाई नहीं करने के मामले में? इतने अच्छे टीचर आपके हैं, सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास नहीं बोलने के लिए कि नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा करके, इसके लिए क्या जवाब है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी का जब भी नाम आया तो क्या बोलते हैं? हाँ तो बोल दिया करो बेटा ऐसा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई थी कि तलबुल इल्म फरज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि इल्म का सीखना हर मुसलमान औरत और मर्द पे फर्ज है। कैसे फर्ज है? जैसे नमाज का पढ़ना फर्ज है, जैसे रोजे का रखना फर्ज है, तो इल्म का सीखना भी फर्ज है। फर्ज मरे दम तक। खबर में जाते ना, जब कब्र में आदमी जाता मर जाता उसको कब्र में गाड़ देते, उस वक्त तक फर्ज है। एक आदमी ये नहीं बोल सकता कि बस मेरा 10वीं हो गया, बस खलास, मैंने 12वीं कर लिया 8 से, बस खलास। फर्ज है मतलब नमाज कैसे आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक फर्ज है, वैसी फर्ज है। और प्यारी बेटियों और प्यारे बच्चों, मुझे एक बात बताओ कि तुम
बगैर वजू के कोई फर्ज काम करते क्या? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। नमाज पढ़ते बगैर वजू के? ये बेटियां मेरी बेटे पढ़ते नमाज बगैर वजू के? तो स्कूल भी नहीं आना बेटा बगैर वजू के। मैं अभी वजू करके आया स्टेज पे, क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। मैं बगैर वजू नहीं आया यहाँ पे। स्कूल में बगैर वजू के नहीं जाना, क्योंकि हम इल्म सीखने जा रहे हैं ना यहाँ पे। क्यों इल्म सीखने जा रहे हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म सीखना फर्ज है। तो फर्ज है तो वजू से जाना चाहिए। वजू से जाएंगे तो यकसुई रहेंगे आपकी, फालतू ख्यालात नहीं रहेंगे आपके, और इल्म को आप इबादत समझकर सीखेंगे। इल्म का सीखना इबादत है, प्रार्थना है। ये एक प्रेयर है, ये जो कंपलसरी है, फर्ज है तुम पे। अच्छा तुम मत सीखो, तुम्हारी गरज नहीं है दुनिया को। अगर तुम अपने आप को मनवाना चाहते हो तो कम ऑन द ट्रैक आओ। तुम इधर मेन ट्रैक पे, मेन स्ट्रीम में, और पढ़ने के लिए हाथ बढ़ाओ। तुम्हारे पढ़ाने के लिए आज पैसों की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल पाई, कोई जरूरत नहीं। तुमने अगर मान लो 12वीं में, 11वीं 12वीं में तुमने अपनी लाइन में महारत हासिल करो। कोई दूसरों को देख के ना उनसे जलो, ना उनसे आप कुड़ो, ना हसद करो, ना एहसास कमतरी में जाओ। तुम देखो तुम क्या हो, व्हाट क्वालिटी यू हैव, तुम क्या कर सकते हो, उसको निखारो। पूरी दुनिया में JEE इंजीनियरिंग कई डिमांड है क्या? अरे हाँ नहीं, कुछ तो बोलो भाई। इंजीनियरों की डिमांड है क्या पूरी दुनिया में? क्या पूरी दुनिया में सिर्फ डॉक्टर्स की डिमांड है? नहीं है ना। उसके अलावा भी तो दुनिया है। और मैं बताऊं आपको एक राज की बात, कि इसके अलावा की जो दुनिया है वहां रश कम है। आसानी से तुम जॉब ले सकते हैं, आसानी से काम कर सकते हैं। कल मेरी एक ONGC के एक क्लास 1 ऑफिसर से बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि मैंने BSc किया, फिर IIT से मैंने MSc किया, और MSc के बाद मुझे ये ONGC में मैंने एंट्रेंस दिया इसका, और मुझे यहाँ जॉब मिल गई। आज मैं क्लास 1 ऑफिसर हूँ यहाँ का। और ये था इनका जियो साइंस वाले, जो तुम्हारा BSc है वो इसमें एडमिशन ले सकता है। ज्योग्राफी अलग है बेटा, जियो साइंस अलग है, अर्थ साइंस अलग है, जियोग्राफी अलग है, ये तीनों भी अलग है। ये सब में BSc होते रहते हैं। इसके बाद आप BSc, MSc, इसके बाद PhD कर सकते हैं। आप स्पेशल टॉपिक में आप साइंटिस्ट बन सकते हैं। साइंटिस्ट की कीमत कोई नहीं लगा सकता। हर कंपनी में साइंटिस्ट की जरूरत होती है। आप अगर मान लो कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स ये रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान की, पूरी दुनिया की। पैसे के बगैर तो ये प्रोग्राम भी नहीं होते ना बेटा। कॉमर्स में ईमानदारी से बीकॉम करें। कॉमर्स के बाद आपको अगर करना है तो सिर्फ डॉक पे, यानी आप बंदरगाह बोलते ना, ये जहां समंदर में जहाज वहाज आते, यहां सिर्फ समंदर के साहिल पर 35 जॉब है आपके लिए। इंपोर्ट का सेक्शन अलग है, एक्सपोर्ट का सेक्शन अलग है, ड्यूटी सेक्शन अलग है, एक्साइज अलग है। ये सब में तुम्हारे कॉमर्स वाले बैठते हैं। और इस सबकी स्पेशलाइजेशन MSc इनका MCOM होता है। और ये कोई भी बेटा, ये कोई भी जॉब जो आप देख रहे हैं, तो ये कोई भी 3,000, 5,000, 10,000, 20,000 की नहीं है। ये अच्छी खासी रकम मिलती है यहाँ पे। 1.25 लाख, 75,000, 1.5 लाख ऐसी रकम मिलती है। ये
बीकॉम एमकॉम को जो स्पेशलाइजेशन करते हैं इसमें पर्टिकुलर फाइनेंस के सेक्शन में, ये जो आर्ट वालों को तुम समझते हैं कि जिसको कुछ नहीं आता वो आर्ट में चला जाता, ऐसा नहीं है बेटा। और आर्ट में क्या करो, बीए करो, एमए करो, या बीए एमए करने के बाद आप बीएड एमएड कर लो और टीचर बन जाओ। टीचर नहीं बना तो उसकी मौत, उसकी जिंदगी में कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, ऐसा नहीं है बेटा। मैं आपको बताऊं मेरे बच्चों, मेरी प्यारी बेटियों, अल्लाह अच्छा रखे आपको। तुम गुस्से में मत आओ भाई, तुम्हारे लिए भी दुआएं हैं कि अल्लाह तुमको भी अच्छा रखे, मेरे बेटों को भी। ये जो बीए करने वाले लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ है, जामिया मिल्लिया है, BHU है, यहाँ बीए में एडमिशन नहीं मिलता बेटा। इवन तुम पूना में हमारे आगे देखेंगे तो पूना की जो बड़ी जो कॉलेजेस है, इसमें बीए में 98 पे क्लोज होता है, 98 पे, 97 पे बीए का एडमिशन। तो क्यों बेवकूफ है क्या लोग? ये अंसार को IAS ऑफिसर बना देते हैं, मालूम है ना? अंसार शेख जालना का, जानते हो उसको? ताले वाले मत बजाओ बाबा, मेरे को नेता वेता नहीं बनने का है। मैं तुमको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, तुम सीखो, उस पर अमल करने का सोचो। कोई प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को मिलके अभी बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा। इवन तुम्हारा पैसे का भी प्रॉब्लम है तो वो भी मैं सॉल्व करा के देता हूं। कोई मुस्लिम बच्चा हो, कोई गैर मुस्लिम बच्चा हो, कोई दलित बच्चा हो, कोई ब्राह्मण बच्चा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे के लिए किसकी एजुकेशन रुक रही हो तो मेरे पास ऐसे 10 नाम है जो तुम्हारे को दे सकते हैं पैसा, फिर ऐसा कोई विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। तुम बोलेंगे भाई मैंने IIT का ये JEE क्रैक कर लिया, मेरा IIT में नंबर लग रहा हो, पैसे नहीं है, ले जाओ पैसे। तुम बोलेंगे भाई मैंने नीट क्रैक कर लिया, मेरे को मेडिकल में जाने का, तो पैसे देने के लिए वो डायरेक्ट कॉलेज में आपके चेक आ जाएगा। पैसा प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आज मैं खुद जानता हूं 10 लोगों को ऐसे जो देते हैं, कोई टेंशन लिए बगैर के कौन बच्चा कैसा है, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, कोई लेना देना नहीं। पैसे देने वाले मेरे पास जो नजर में है वो सब मुस्लिम ही है, 10 के 10 लोग, लेकिन उनको पैसा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी हो बच्चा हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, वो उनका बोलना ही है कि पढ़ाई के लिए यार किसी की पढ़ाई नहीं, पैसे के लिए किसी की पढ़ाई नहीं रुकना, क्योंकि मेरी पढ़ाई पैसे के लिए रुकी थी, मेरे को बहुत तकलीफ हुई बाद में स्ट्रगल करने में लाइफ में। तो उन्होंने कई लोग ऐसे जिन्होंने एक आदमी ने 12-12, 13-13, 14-14, 100 डॉक्टर बनाए, इंजीनियर्स बनाए, तो तुमको भी दे सकते पैसा। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जो आपको फ्री में स्टाइफंड वगैरह देकर भी आपको एजुकेशन के लिए पैसा देती है। कोई जरूरत नहीं है आपको किसी से भीख मांगने की, या पैसा नहीं रहने की वजह से आप एहसास से कमतरी में मत रहोगे, मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं है, थोड़ा सा ठेला ढाला कुछ है उनका, उनको बुरा भी मत बोलो यार। अब वो किस मजबूरी में उन्होंने तुमको यहाँ तक पाले, ये वही जानते हैं। उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह ताला तुम्हारे अब्बा को अच्छा रखे, तुम्हारे अम्मा को अच्छा रखे, उनके लिए दुआएं करना। और ये सर ने, दुबे सर ने वो सही बात बोले कि अब मेरे को ऐसा नहीं बनने का, तो आगे का स्ट्रगल करने का। हलाल कमाई बहुत बड़ी चीज है बेटे, नेमत। और ये ठेला चलाते हैं, पान की दुकान है, कम से कम हराम तो नहीं कमाते, ये शराब तो नहीं बेच रहे ना, ये जुआ तो नहीं खिला रहे, मार्केट में बुराइयां तो गलत तो नहीं बेच रहे ना। तो वी आर सेटिस्फाई कि मेरे अब्बा कम कमाते हैं, चटनी रोटी खाते हैं, जो भी खा लेते हैं, दाल भाजी घर में, मोर देन इनफ। और दुआएं देना उनको, वालिदैन को, अल्लाह इनको अच्छा रखे। तो तुम्हारे लिए उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। माँ बाप की बद्दुआ लेके कोई सक्सेस नहीं होता बेटा। अम्मा अब्बा को मोहब्बत भरी एक नजर देखना एक हज के बराबर है ना। तो मोहब्बत भरी नजर सिर्फ देखते बैठते रहते कि ऐसा नहीं है। मोहब्बत भरी नजर बोले तो उन्होंने जो भी काम बोले दिल से करने का।
लोग हज के लिए इतनी दूर जाते हैं, इतना सब करते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुमने मोहब्बत से अपनी माँ को एक बार देख लो, एक हज का सवाब, कंप्लीट हज तुम्हारे नाम से लिख दिया जाएगा। मोहब्बत से अपने अब्बा को देख लो, एक हज कंप्लीट तुम्हारे नाम पे। लोगों ने पूछे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अगर 100 बार देखे तो एक दिन में हमारे अम्मी अब्बू को, तो क्या 100 हज का सवाब मिलेगा? तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह मियाँ कोई कंजूस है, तुम 1000 बार देखेंगे तो वो 1000 हज का सवाब देगा आप। तो माँ बाप से मोहब्बत, असातिज़ा का रिस्पेक्ट, टीचर का रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है बेटे। टीचर का जिन लोगों ने रिस्पेक्ट नहीं किया, दुनिया ने उनको ठोकरों में रखा बेटा। एक अपने, कितना अच्छा लग रहा है आप स्काफ में बैठी, माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी सब अच्छे आए हुए हैं यहाँ पे, इतना अच्छा माहौल है स्कूल का कि बच्चियाँ शरई हुदूद में रह के इल्म सीख रही है, और क्या चाहिए। कंपल्सन नहीं है आपके ऊपर कि आप पूरा चेहरा वगैरह खोल के आओ, इतनी सी स्लीप की आस्तीन पहनो, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रमोट किया जा रहा है आपको कि आप तालीम हासिल करो, तो अपन ने भी शुक्रिया अदा करना चाहिए ऐसे इदारे का भी, और ऐसे असातिज़ा का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमको ये सब फैसिलिटीज़ के साथ इल्म सीखने की चीज़ें दे रहे हैं। दूसरी बात मैं प्यारी बेटियों आपको बताऊं और प्यारे बच्चों, कि जो आर्ट्स वाले होते हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना बेटा। तुमने यूपीएससी है, एमपीएससी है, सबसे आसान और इजीएस्ट रास्ता है ना ये अंदर घुसने का, क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर बनने का। अरे भाई आईएएस ऑफिसर भी तो यूपीएससी से बनता ना बेटा। आप सिर्फ बीए बन जाओ, यू आर एलिजिबल टू फिल अप द फॉर्म ऑफ यूपीएससी। और अगर यूपीएससी का एग्जाम आपने भर कर एग्जाम दे दिया और आप सक्सेस हो गए उसमें, तो प्यारी बेटियों आप कलेक्टर बन सकते हैं, प्यारे बच्चों आप कमिश्नर बन सकते हैं। बीए करने वाला जो वो इंजीनियर और डॉक्टर और साइंटिस्ट उनके बराबर या उनसे भी आगे रहता है। सेक्रेटरीट की पोस्ट होती है बेटा, जो हिंदुस्तान चलाते हैं, जो मुल्क चलाते हैं, ये वो लोग होते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज बोलते हैं इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इसमें आईबीएस होते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आप जिधर भी जाना चाहे जा सकते हैं। एक बात चाहिए बस, एक बार प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाने, अपने हजरत अली का एक कॉल है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिसके 2 दिन एक जैसे गुजरे वो तबाह हो गया। अब ऐसा सोचो कि पिछला साल मेरा जैसा था वैसे ही अगर ये साल है तो मेरा तो सत्यानाश हो गया। आगे बढ़ना चाहिए। कल का जो दिन गुजरा उससे हमारा आज का दिन तरक्की वाला होना चाहिए। कल का जो दिन गुजरा फिर उससे आगे का दिन हमारा और तरक्की वाला होना चाहिए। अगर हमारा तरक्की वाला दिन नहीं रहा तो इसका मतलब दुनिया तो आगे चले गई, हम वहीं खड़े रहे, तो गलत बात है ना। और हम पीछे रह गए। हम सोच रहे हमने कुछ भी नहीं किया, हम जैसे थे वैसे ही है, पिछले साल जैसे थे वैसे ही है, हम कुछ नहीं करे हमने। अरे नहीं भाई, आप 1 साल पीछे हो गए, दुनिया बहुत आगे निकल गई 1 साल। तो मैं आपको एक आखिरी पोर्शन चल रहा मेरी बात का, तो मैं आपको बोलूंगा बेटा ग्राउंड में से अपना नाम निकाल लो, कोई गेम नहीं खेलना मां, कोई जरूरत नहीं खेलने कूदने की। तुम्हारी जो फिजिकल फिटनेस है ना वो बाय डिफॉल्ट बहुत अच्छी है। तुम चैन से घर में भी रहना तो तुम्हारी सेहत वेहत अच्छी रही है, तुम दुबले पतले नहीं रहने वाले। यहाँ कोई बच्चा माल नरिश दिख रहा ही नहीं मेरे को, ऐसा दुबला पतला घर में कोई बच्चा नहीं रहता। तुम क्या खाते हैं मेरे को सब मालूम है, कैसा रहते हैं तुम को सब मालूम है। तुमको ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, तुम किताबों में घुसो, किताबों में घुसो। आप तुमको ग्राउंड की जरूरत नहीं है, तुमको कोई बड़ा स्टार नहीं बनने का है, इससे रोकना है अपने आप को। मत खेलो भाई प्लीज। और ये जो बच्चे होते हैं जो आईएएस ऑफिसर बनते हैं ग्रेजुएशन बीए करने के बाद, ये 18 घंटे 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे ऐसा पढ़ते हैं। देखिए मामूली बात है,
एक आदमी को कलेक्टर बनाना है या कमिश्नर बनाना है तो उसके अंदर वो क्वालिटीज चाहिए कि प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो तो कैसे सॉल्व करे, वो एप्लीकेशंस आना चाहिए उसका। और कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। जो आर्ट्स से पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। इन्होंने क्या करना, अगर इनको एग्जाम देना है तो NCERT, सो जा रहे तुम, NCERT। मैंने बहुत पैसे लिया भला यहाँ आने के, मैं फ्री में नहीं आया बेटा। मैंने अगर अभी तकरीर बन करके चले गया ना मैं, तो मेरे पैसे पहले मेरे पास मिल गए मेरे को। तुम वसूल करना चाहते तो वसूल कर लो, नहीं तो मैं तो चला जाऊंगा बेटा। मेरी सर से मेरे बहुत दिन से मेरे से बोल रहे थे तो बहुत सारे पैसे बुला लिया पहले मैंने, बोला उसके बगैर नहीं आता मैं। एक आदमी भी आएगा तो मैं तकरीर करूँगा, मैं पैसे मिल गए ना, अपने क्या टेंशन है। तुम नहीं भी सुनते, सोते भी रहते तो चल जाता मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनेंगे तो मैं सब बताऊंगा तुमको, जितना पूछेंगे। मैं रात शाम तक मुशायरे वाला पहला शायर जब तक नहीं आता इधर, जब तक भी खड़े रह सकता है, लेकिन तुमको सब बताऊंगा। UPSC की MPSC की तैयारी करने की है आपको, तो NCERT का सोशल साइंस, हिस्ट्री और सिविक्स 3rd स्टैंडर्ड में उसका नाम है EVS, एनवायरमेंटल स्टडीज। तो ये NCERT की 3री जमात से 10वीं जमात तक आपने सोशल स्टडी पढ़ लिए, अच्छे से समझ लिए और उसको इस्तेमाल यानी एप्लीकेशन उसकी आ गई आपको, तो आपको UPSC एग्जाम में कोई फेल नहीं कर सकता मेरी बेटियों। और एक पेपर रोज पढ़ना पड़ता। अब पेपर में जो प्रॉब्लम आते हैं कि भाई झगड़ा हो गया, आग लग गई, एक्सीडेंट हो गया, इसका सॉल्यूशन आपको लिखना पड़ता है कि इसका सॉल्यूशन ये है कि अगर ऐसा होता तो एक्सीडेंट नहीं होता था, ऐसा होता तो झगड़ा नहीं होता था। ये आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ता, तो आप UPSC और MPSC के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है मेरी जुबान भी समझ में आ रही है ना आपके। मैं अकोले का हूँ, पूना में डायरेक्टर हूँ, लेकिन रहता अकोले, जुबान भी अकोले की इसी लग रही है ना आपको। पूना वाले थोड़े अलग अंदाज में बात करते हैं, वैसी मेरी जुबान चेंज नहीं हुई अभी तक। तो एक बात तो ये कि UPSC MPSC के लिए NCERT का 3rd स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक सिविल जो सोशल स्टडीज है, सिविक्स और हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और ये प्यारी बेटियों और प्यारे बच्चों, मेरी प्यारी प्यारी बेटियों और प्यारे बच्चों, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफिया बादशाह बनाने के सबक है। ये पढ़ने के बाद कोई आदमी बादशाह बने बगैर नहीं रहता। और ये जो साइंस, ये जो इंजीनियर है, ये डॉक्टर है, ये इनके यहाँ काम करते रहे बेटा, ये तुम्हारे यहाँ काम करते। बादशाह तो भी लोग रहते, पूरे बादशाह आप देखेंगे तारीख में तो उनको हिस्ट्री आती थी और ज्योग्राफी पूरा समझता था कि कहाँ का किला किसका है। किसको भी देख लो आप, कोई भी बादशाह को। अपने यहाँ शिवाजी थे, शिवाजी महाराज, उनको साइंस आता था क्या? वो इंजीनियरिंग आती थी उनको, मेडिकल साइंस आता था, ज्योग्राफी पूरा समझता था, हिस्ट्री सब मालूम थी कि ये जो मुगल है ये कहाँ से आए, कौन है, क्यों है, ये जो मलिक अंबर है ये फौज का क्या क्या है, यूँ क्या है इनके। और शिवाजी महाराज जो थे, इनकी बटालियन में भी मुसलमान बहुत थे। यहाँ ये मुसलमानों के मुखालिफ नहीं थे। खैर एक अलग टॉपिक है, बाद में कभी बताएंगे आपको। तो बुनियादी तौर पे बादशाह बनाने वाले सबक है बेटा, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी। तो अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो आप इनको पढ़कर, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देकर, मुकाबला जाती इम्तिहान जिसको बोलते हैं वो देकर, आप क्लास 1 ऑफिसर और सुपर क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हैं। यहां तक कि अपनी एक कंप्लीट गुफ्तगू आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स से रिलेटेड तकरीबन हो गई। एक आखिरी में जाते जाते मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आप चाहें कि मुझे पढ़ाई करना है या मुझे कुछ बनना है या मुझे इतने ज़्यादा पैसे कमाने के और हलाल के पैसे कमाने के, मुझे कोई बुरा आदमी नहीं बनने का है, चोर डाकू उचक्का नहीं बनना है, मैं
मुझे देखकर मेरे घर वाले भी खुश हों, मेरे महल्ले वाले भी खुश हों, मेरी कौम के लोग भी खुश हों, मेरा मुल्क भी खुश हों और मैं सबके काम में आऊं, तो तुम स्टेप लेंगे, पहला स्टेप ये सब काम करने के लिए, तो ये सब लोगों का भी सपोर्ट रहेगा आपको और अल्लाह ताला भी सपोर्ट करेगा आपको। एक छोटे से एक पौधे की दास्तान में आपको सुनाया था, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो फिर मैं मेरी बात को आखिरी मरहले की तरफ ले जाऊंगा कि एक छोटा सा पौधा जमीन से सर उठाता है तो उसको हवा आके बोलती है कि क्या है बे? तो बोलता छोटा सा पौधा कि क्या, मैंने कुछ तो नहीं बोला। बोले बहुत जास्ती नाटक करा क्या? नहीं नहीं, बोले कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं करा। बोले बकरी आएंगी ना तेरे को खा जाएंगी। तो बोले कि मैंने तो कुछ नहीं करा। बोले तू सर उठा के कैसा अभी उठा ऊपर? तो बोले मैं दरख्त बनने जा रहा हूं। अबे जा, दरख्त बनने जा रहा है, छटाक भर का तो है भी। तो बोले मैं बनूंगा दरख्त। भाई तू दरख्त बनेगा? बोले हाँ। क्या करेगा दरख्त बन के? तो उधर से हवा आती है ऐसे, तो बोले क्या चल रहा है? बोले देख छटाक भर का ये इतना सा, बोलता है दरख्त बनूंगा। बोले मैं, तो हवा बोलती, हवा जो उससे बात कर दी, दरख्त बनेगा तो? बोले हाँ बहुत बड़ा दरख्त बनूंगा मैं। क्या करेगा फिर? बोले मेरे ऊपर पंछी आएंगे, अपने घोंसले बनाएंगे, बहुत सारे परिंदे मेरे फलों को खाएंगे। अबे जा, हवा बोलती जा पगले, अभी इतना सा है तो इतना सा, भी थोड़ी देर में ना हवा भी जोर से चलेगा उड़ जाएगा तू। बोलता नहीं मैं बड़ा दरख्त बनूंगा। फिर उधर सूरज निकलता, सूरज क्या नाटक चला तुम लोगों का सबका? बोले ये छटाक भर का इतना पौधा बोलता है मैं बहुत बड़ा दरख्त बनूंगा करके। अरे छोड़, बोले यार अभी गर्मी के दिन आ रहे, सुखा देंगे उसको। बोले नहीं मैं सूखूंगा नहीं, मैं बहुत बड़ा दरख्त बनूंगा। बोले और क्या करेंगे? बोले मैं पूरी दुनिया की खिदमत करूंगा, मैं ऑक्सीजन दूंगा लोगों को, मैं कार्बन डाइऑक्साइड लूंगा लोगों से जो गंदी चीज है और उनको ऑक्सीजन दूंगा। तो सब एकदम हैरानी से देखते हैं उसको। तो वो ऊपर से आवाज आती है उसको कुदरत से कि हवा और सूरज और जमीन और ये सब बकरियां वकरियां सबको भी आवाज आती है, किसी ने उसको छेड़ना मत। उसके इतने अच्छे ख्यालात है, इतने अच्छे विचार है इसके कि मैं बड़ा होकर पूरी दुनिया की खिदमत करूंगा, उनको ऑक्सीजन दूंगा, उनका कार्बन डाइऑक्साइड ले लूंगा और उनकी तरक्की के लिए उनको सपोर्टिव रहूंगा, मैं सपोर्टिव रहूंगा और उनकी मदद करूंगा। मैं मेरे फल फ्रूट बच्चे खाएंगे, परिंदे खाएंगे, मेरे पत्तों को बकरियां खाएंगी और मैं ऑक्सीजन दूंगा और मैं सब मुसाफिरों के लिए साया करूंगा। मैं मेरे नीचे बैठ के लोग सोएंगे, उनको ठंडक लगेगी। तो ऊपर कुदरत की आवाज आती है कि इस पौधे को धक्का भी लगाए ना तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे हम। तो सब डर जाते हैं और रुको 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 रुको, बोले क्या करने का? अभी इसकी खिदमत करने का। बादलों को बोलते हैं इधर पानी बरसाने का, सूरज को बोलते हैं बराबर विटामिन ई वगैरह सिर्फ देने का इसको, हवा को बोलते हैं ऐसे चलने का इधर से कि इसने गिरना नहीं चाहिए, और फिर उसको सेफ करते हुए कुदरत ऐसे उसकी सेफ के लिए फरिश्तों को लगा देती है उसके ऊपर। और फिर वो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े दरख्त नजर आ रहे हैं, पहले इतने से पौधे थे और दुनिया को फायदा पहुंचाते हैं। तो अगर आप नियत करेंगे मैं दुनिया को फायदा देने का, मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूंगा करके, मैं बड़ा होऊंगा तो ये करूंगा करके, मैं अपने इस मुल्क को फायदा पहुंचाऊंगा, मैं पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाऊंगा, मुझसे लोग फैज याब होंगे, मैं दुनिया के फायदे का काम करूंगा। तो आपको पूरी दुनिया के जितनी भी चीजें सब मिलके सपोर्ट करती है, वो नीचे नहीं आने देती आपको कुदरत। आपको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता,
क्योंकि आप दुनिया के लिए फायदेमंद है ना। आपकी नीयत यह है कि मैं दुनिया को फायदा देना चाहता हूं, तो ये पूरी दुनिया या एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय जो है वही 6 एनर्जी। ये एनर्जी अगर फायदा देंगे तो बाकी रहेंगी, ये एनर्जी अगर नुकसान देंगी तो तबाह हो जाएगी। तुमने कभी देखे क्या एक आदमी पहाड़ पे से उतरते देखे किसी आदमी को? कैसा आता हूं? ऐसा झुका हुआ रहता क्या हो? कैसे रहता? कोई बताएगा? खड़े रहे कैसा रहता? हाँ बता कैसा उतरता हूं? बता। अब ऐसा उतरे गिर जाएगा तो। पहाड़ पे जब उतरते ना ऐसा सीधा ऐसा उतरना पड़ता है ना, सही नहीं? और जब चढ़ते तो कैसे चढ़ते? तो आदमी अगर झुका हुआ रहना तो बुलंदी की तरफ जाता, और सीना थोड़ा ऐसा बढ़ गया ना तो ढलान की तरफ आता है। सिगमेंट है, सिम्टम्स से पहचानने के आदमी को। कोई बहुत बड़ा फिलोसफर नहीं चाहिए इसके लिए। ज्यादा फकर में, घमंड में, या अपनी बरारी जुबान में बोले कि ज्यादा मस्ती में आ गए तो आदमी नीचे आ जाता है। और वो अगर झुका हुआ रहे, इनके सारी से पेश आए, सीखने वाला हो, बुलंदी की तरफ चला जाता है। एक कहानी सुना के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, और वो कहानी का जवाब आपको देना है। आपने फुग्गे वाले देखे? फुग्गे वाले दारवे में है थे फुग्गे वाले, वो देखे क्या? 5 रुपए का फुग्गा ले लो, गैस का फुग्गा 3 रुपए मिलता, 5 का मिलता आपके यहाँ 10 रुपए का। अबे इतना बड़ा नहीं ले रहेगा, 5 के ही सब बस। तो 5 का फुग्गा ऐसा खड़े रहता है एक लेकर, एक फुग्गे वाला रास्ते पर। उसके पास वो एक गैस का वाला, फुग्गा ले लो 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक, 5 रुपए का एक फुग्गा ले लो ऐसा करके। तो उसके पास ऊदा, लाल, पीला, हरा, जामनी, वायलेट सब रहता उसके पास। अलग अलग कलर के फुग्गे रहते। एक छोटा सा बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा बहुत देर से वो फुग्गे वाले को देख रहा था। बहुत देर से देख रहा था फुग्गे वाले को, ऐसा देख रहा था। गरीब बच्चा था, काले काला था वो बच्चे का कलर भी, कपड़े भी पूरे उसके गंदे थे, फटे हुए भी थे कपड़े कुछ। और वो नाक मालूम है ना, वो इतने छोटे बच्चों की जैसी रहती वैसी नाक, समझ गया ना? तो एकदम जब बहुत ज्यादा इन्हेमाक से वो देख रहा था तो फिर थोड़ा आराम करके फुग्गे वाले के पास जाता। सबके रहता प्रॉब्लम हो, टेंशन नहीं लेगा उसमें। नाक बचपन में सब बच्चों की बहती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सुनिए, तो वो बच्चा खड़ा था, काले काले कपड़े उसके, गंदे कुछ फटे हुए भी थे ऐसे कपड़े, और वो देख रहा था ऐसे। बहुत काला वाला बच्चा था, जाता था फुग्गे, और फुग्गे वाले भैया से पूछता है, फुग्गे वाले भैया बोला क्या है बेटा? तो बोलता काले रंग का फुग्गा ऊपर नहीं जाता क्या? अरे माँ मेरे बच्चे, नहीं ऐसा नहीं है करके सब गोद में उठा लेता उसको, गाड़ी पे खड़े करता। तो बोलते बेटा ऐसा नहीं है माँ, रंग थोड़ी ऊपर जाता बेटा, इतना प्यारा बच्चा है मधु, रंग ऊपर नहीं जाता। ये देख मेरे गाड़ी पे कितने सारे फुग्गे पड़े ले, ये देख पीले कलर का, लाल कलर का, ऊदे कलर का, हरे कलर का सब फुग्गे हैं। बोले हाँ है। इसमें गैस है क्या? बोले नहीं। तो बोले गैस नहीं रहेंगी तो ऊपर नहीं जाएगा। तो बोले काले ये फुग्गे ऊपर कैसे आ रहे? बोले गैस से। तो बोले काले रंग के फुग्गे में गैस डालेंगे तो वो भी ऊपर जाएगा? बोले वो भी ऊपर जाएगा। बोले एक मिनट, ये फुग्गा ले, तोड़ के देता उसको, तो फुग्गा ले, काले रंग का फुग्गा भी ऊपर जाएगा, करके भाग जाता। कहानी खत्म। व्हाट इज द आउटकम ऑफ दिस स्टोरी? इस कहानी का मतलब क्या है, हासिल मकसद क्या है इसका? कौन समझा उसको इनाम है 100 रुपए के नाम। आ जा इधर, आ जा, कम ऑन द स्टेज। यहाँ स्टेज पे आके जवाब देने गए, सही जवाब रहा तो 100 रुपए इनाम। ये दूंगी, ये वाली नोट अच्छी इधर नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है भाई, ओरिजिनल नोट। आ जा बेटा, कम ऑन।
बच्चियां सोचो, काला छोटा सा काले कलर का बच्चा, फटे फटे कपड़े, नाक ऐसी बहती देख रहे हो, काले कलर का फुग्गा ऊपर नहीं जाएगा भाई, नहीं 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 बोले गैस ऊपर ले जाती है, काले कलर के रंग में गैस नहीं दो ऊपर, यहाँ बोलो ऊपर यहाँ। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर नहीं करनी है, सिर्फ जवाब देने का। जैसा कि सर ने बताया कि वो बच्चा खुद पहले काला था, काले रंग के कपड़े पहना था, और उसके जैसा कि उनका पूरा डिस्क्रिप्शन किया सर ने, वो बच्चे ने अपने ज़हन में पूरा बिठा दिया कि मैं काला हूँ और मैं ऊपर नहीं जा सकता। बस ये इसमें का मॉरल है कि जैसे फुग्गे वाले ने उसको बच्चे को बताया कि काले रंग का फुग्गा भी ऊपर जा सकता, वो बच्चे ने ज़हन में बिठा दिया कि मैं भी ऊपर जा सकता। बस उसने वही बात पकड़ी और काले फुग्गे को लेके नाचने लगा। इसके ऊपर कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। 22 रुपए तक का जवाब है, मेरे को 100 रुपए का जवाब नहीं, 22 रुपए चिल्लर नहीं है भाई। आओ बेटा, कहानी देखो, मैं एक बार और सुना था, इसका जवाब तुम नहीं देंगे तो मैं जाऊंगा ही नहीं आज इधर से। आजा बेटा, आजा आजा माँ, आजा आजा आजा। नेक्स्ट कोई जवाब देना चाहता तो वो भी आ जाओ बेटा, फिर बहुत टाइम लग रहा ना आने में। लड़का कोई जवाब देना चाहता है बेटा मेरा, आ जाओ आ जाओ। कहानी का सबक ये है कि मतलब कि कोई आपके रंग और आपके रूप की वजह से नहीं है, बल्कि आपके अंदर क्या है वो देखा जाता है। आपके अंदर क्या काबिलियत है वो देखा जाता है, आपके रंग और आपके रूप की वजह से काबिल नहीं होता है इंसान। 50 रुपए तक पहुंच गई थी बच्ची, मैं सोच रहा था शायद जवाब दे देंगी। नेक्स्ट कोई, नेक्स्ट आजा बेटा आजा, कम ऑन, वेरी गुड, माशाल्लाह, गिव द बिग हैंड। बच्ची ने जवाब अच्छा दी, लेकिन 50 रुपए के दो, वो बच्चे के लिए बजा दो 22 रुपया ले गई। गुड, आजा बेटा। काले रंग से ये मतलब है कि उस बच्चे ने ये बात अपने जहन में बिठाई कि उस फुग्गे वाले ने उसे ये कहा कि काले रंग का फुग्गा भी ऊपर जा सकता है। मतलब ये कि वो बच्चा खुद ऊपर नहीं जाएगा, उसकी तालीम और उसका एजुकेशन उसको ऊपर ले जाएगा। काले रंग का फुग्गा चाहे कोई भी रंग का फुग्गा हो, मतलब इंसान अच्छा हो या बुरा हो, अमीर हो या गरीब हो, वो खुद ऊपर नहीं जाता, उसकी एजुकेशन उसको ऊपर ले जाती है। क्या नाम बेटा मेरा? इसराइल। इसराइल नाम बोल दे रहा। मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है और मैं ZP जिला उर्दू ZP कॉलेज से पढ़ता हूँ और मेरे टीचर है जनाब यासिन सर। यासिन भाई माशाल्लाह, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। ये प्यारे बच्चे ने, इसराइल ने, रंग हवा में बुलंदी पे नहीं जाते। कोई बहुत खूबसूरत बच्चा हो, अमीर घराने का हो, कार में स्कूल आता हो, उसके बाप के पास स्कूटर हो, कार हो, लेकिन उसके बच्चे मेहनत नहीं करते, पढ़ाई नहीं करते, तो वो बुलंदी पे नहीं जा सकता। जब इसका बाप मर जाएगा, इसके पास प्रॉपर्टी आएंगी, तो ये प्रॉपर्टी को बहुत जल्दी सत्यानाश कर देंगे। वो बुलंदी पे नहीं जा सकता। बुलंदी पे ले जाती है तालीम, इल्म ले जाता है आपकी पढ़ाई ले जाती है आपको। आप किसी गरीब के घराने में पैदा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक हमारे अब्बा गरीब हो, मजदूर हो, खेती बाड़ी करते हो, इट डजंट मैटर, कोई इसका लेना देना नहीं है बेटा। तुम क्या करते हो? मैं एक बच्चे को जानता हूं, उसका नाम है नरसिम्हा राव। साउथ इंडिया की हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उसने IIT में एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। अभी 11 लाख रुपए पर मंथ पे काम करता है। रास्ते में मजदूरी करता था, रोड खोदता था वो। उसके घर में लाइट नहीं था, उसकी माँ चूल्हे पे लकड़ियों से बनाती थी। अगर इंटरनेट पे देखना है तो नरसिम्हा राव पुअर स्टूडेंट गेट क्रैक IIT एंट्रेंस, तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसको IIT का एग्जाम देने जाना था, उसके पास 40 रुपए भी नहीं थे, तो उस दिन ओवर टाइम करा उसने। 40 रुपए दिन के मिलते थे तो ओवर टाइम करा, और फिर 80 रुपए मिले तो दूसरे दिन वो जाकर एग्जाम दे के आया। उसने क्रैक कर डाला IIT को।
बहुत बड़ा इंजीनियर बना, आज 11 लाख रुपए पे है माशाल्लाह, बेहतरीन बच्चा है। एक बच्चे को मैं जानता हूं जयपुर के, एम्स का एंट्रेंस क्रैक करा उसने। उसके अब्बा ये पन्नी चुनते ना रास्ते पे, जो पन्नियां वन्नियां होती है, गरीब घराने का पन्नी चुनते हैं, तो क्या पैसे होंगे, कितने पैसे होंगे। मेरे ख्याल से उनसे ज्यादा गरीब तो नहीं है तुम लोग। एम्स का डॉक्टर बोले तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डॉक्टर, आईआईटी का इंजीनियर बोले तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियर। ये लाखों में नहीं रहते, सब करोड़ों के लोग हैं। तो एक पन्नी वाला बाप हो किसी का, पन्नी चुनने वाला बाप हो, या कोई बच्चा मजदूरी करता हो, कुदाल से रास्ता खोदता हो, वो फर्क नहीं पड़ता कुछ। उसने सोच लिया था मुझको आईआईटी क्लियर करना है, वो कर लिया उसने। तो तुम्हारा रंग, तुम्हारी खानदान, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारी कास्ट, तुम्हारा इलाका, तुम्हारा गांव, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारी बाप की दौलत तुमको बुलंदी पे नहीं ले जा सकती बेटा। बुलंदी पे ले जाएंगी तुम्हारी खुद की तड़प, तुम्हारी एजुकेशन, तुम्हारा इल्म और तुम्हारा डेडिकेटेड वर्ड इल्म के बारे में, तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, ये तुमको बुलंदी पे ले जाएंगे। जो आदमी बड़ा बनना ही नहीं चाहता उसको दुनिया बड़ा नहीं बनाती बेटा, और जो बड़ा बनना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तुम खुद अपने आप को रोक सकते हो, तुम खुद अपने आप को बड़ा बना सकते हो। यहाँ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में भी कामयाब करे और आखिरत में भी कामयाब करे। व आखिरत दान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।